हेलो दोस्तों। तो आज नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग ही आप इसे समझिए, सेकंड नहीं है। इससे पहले एक हमने कल बनाया है, आज 30 जुलाई हो गई है। और कल का ब्लॉग में हम डेट नहीं बता पाए, और कल हम उसके बाद ब्लॉग भी नहीं बना पाए कुणाल को अब उसके सेंटर पे छोड़ के, क्योंकि उसके बाद हमें काफ़ी दिक्कत हुई। और दिक्कत क्या हुई कि वहाँ के बाद काफ़ी बजल हो गए, ट्रैफिक काफ़ी मिली। तो उसके बाद हमें बस बनाने का मौका ही नहीं मिला। और फिर हमने क्या सोचा कि चलिए अब कल देखते हैं। अभी हम गुरुद्वारा साहिब में रुके हैं, गुरुद्वारा मंजली साहिब अम्बाला में। और वहाँ के बाद इनको लेने जाना था, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी था, इस वजह से इनको बुलाया, ये आ नहीं पाए। फिर हमने इनको ढूंढा, काफ़ी दिक्कत हुई। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम जाके गाड़ी में सामान अपना रख के, और गाड़ी में अपना सामान रख के और एक बार दर्शन करके गुरुद्वारा साहिब के, और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलते हैं। और अब हम यहाँ पे गाड़ी में आके हमने अपने बैग वगैरह रख दिए हैं, वो बच्चे आ रहे हैं। और अब हम एक बार गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करके और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधे गुरु परमानंद कॉलेज पे। रास्ते की वीडियो मैं अब नहीं बना पाऊँगा, फिर वहाँ जाके वहाँ से जब हम जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे तब वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए बने रहिए, और आशा करता हूँ अच्छी वीडियो बन रही होगी, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। और आप देख रहे होंगे गुरुद्वारा साहिब को, थोड़ी बूंदें आ रही हैं। चलिए एक बार वाइपर से साफ करके तब बनाते हैं। तो ये है सामने, और ये है काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी बड़े गुरुद्वारे हैं। तो उसके बाद चलिए हम फिर आगे मिलते हैं, और दर्शन करके इतने वो आ जाएंगे, और उसके बाद हम निकलते हैं सीधा। तो हमने अम्बाला को क्रॉस करके, और हमें लगभग कुरुक्षेत्र 20 किलोमीटर बचा है। सुबह आपने देखा था कि हम वीडियो बना के और वहाँ निकल गए थे एग्ज़ाम पे। वहाँ थोड़ा वो गांव के एरिया में था। उसके बाद जैसे हम चले हैं तो बारिश भी हमें मिली अच्छी वाली, ट्रैफिक भी था। तो इस वजह से हमने ब्लॉग बनाना उचित नहीं समझा और ब्लॉग नहीं बनाया। अब हम वहाँ से चल के, और लगभग कुरुक्षेत्र हमें 20-25 किलोमीटर होगा। और अब हम कोई अच्छा सा ढाबा देख रहे हैं खाना वाना खाने के लिए। यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे उत्तराखंड में हम हरिद्वार की साइड जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का ये ब्रिज है, और बिल्कुल सामने ऐसा ही नज़ारा है। तो हम कुरुक्षेत्र गोल्डन हट ढाबा हमें मिल गया है, जिसे हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। और कुरुक्षेत्र से हमने फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही एग्जिट ले लिया है सर्विस रोड पे। और चलिए अब गोल्डन हट ढाबे पे पहुंच के मिलते हैं। तो हम गोल्डन हट ढाबे पे पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखाई दी है गोल्डन हट ढाबे पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक ईवी चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। ये मुझे पूछना पड़ेगा स्टार्ट है नहीं है, क्योंकि इसका जो प्लग है वो इन्होंने अच्छी तरह ढक रखा है। गन भी ये है चार्ज प्लस जॉन का, या कोई कंपनी है या इसी का नाम है, चार्ज जॉन के नाम से है। तो इस पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं। अगर आप कभी ईवी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे चार्जिंग के लिए दिल्ली से अगर आप निकलते हैं तो आराम से कुरुक्षेत्र पहुँच के आप, और कुरुक्षेत्र के मेन पुल से पहले जो कुरुक्षेत्र में जो मेन फ्लाईओवर है उससे पहले एक फ्लाईओवर आएगा, वहाँ से आप यू टर्न लेके, और तुरंत ये है। यहाँ से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी, और यहाँ से आप सर्विस रोड बैक भी जा सकते हैं। तो हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे गोल्डन हट का, और हम गोल्डन हट पे पहुँच चुके हैं। अंदर का नज़ारा यहाँ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये आइसक्रीम कैफे है, आइसक्रीम पार्लर है ये, और अंदर भी काफ़ी अच्छा है। सामने shopping.com, काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई और सब कुछ बहुत अच्छा है। और हम कुरुक्षेत्र क्रॉस करके नीलोखेड़ी पहुंच चुके हैं। अभी हम कोशिश करेंगे करनाल, या करनाल से आगे थोड़ा सा कहीं
रिफ्रेशमेंट लेंगे। वैसे तो अभी खैर चलेंगे ज़्यादा नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटा तो चलेंगे। उसके बाद फिर आपको कोई हम अपडेट देते हैं। और अभी आगे हमें जैसे कोई मैकेनिक मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एग्जिट की दिक्कत है, मैकेनिक के वहाँ पे हम अपने उसको कराएंगे। जो मैंने बताया था कि बैटरी का जो टर्मिनल है वो लूज़ हो गया है। लूज़ हो गया नहीं, मिस्त्री ने लूज़ छोड़ दिया है मैकेनिक। करनाल में पहुंच चुके हैं और करनाल के फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं। अब हमें बस करनाल क्रॉस करना है, थोड़ी बूंदें कम हो जाएं और वहाँ से, क्योंकि मैकेनिक के लिए हमने कोई ना कोई एग्जिट लेना ही पड़ेगा। मेन रोड से कुछ दिखता नहीं है और फिर कुछ दिखता है तो वहाँ एग्जिट नहीं मिलता। तो आगे कोशिश करेंगे करनाल को निकल के, थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो, भीड़ कम हो करनाल की, उसके बाद एग्जिट लेंगे। तो हम पानीपत को क्रॉस कर आए हैं और थोड़ी देर में बस सोनीपत मतलब एक्सप्रेस वे पे पहुंचने वाले हैं, पेरीफेरल पे। तो वहाँ पे पानीपत में हमसे टोल पे हमारा फास्टैग नहीं चल पाया, जिस वजह से हम लेफ़्ट वाली लाइन में थे। वहाँ से निकलते निकलते हमें ध्यान नहीं रहा, हम पानीपत फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ पाए। तो पहले तो नीचे की जाम मिला, जैसे ही बिल्कुल लास्ट आया तो सर्विस रोड क्लोज था। वहाँ से हमें अंदर एंट्री करवाई, अंदर एंट्री करवाते करवाते अंदर पहुँच गए, इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँच गए। और जैसे ही समालखा वाले रोड पे चढ़ने से पहले वहाँ पानी भरा हुआ था। हम लाइन में लगे हुए थे, हमने सोचा कहाँ तक परेशानी में जाएंगे, और पानी इतना ज़्यादा था कि चलते 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 इतना था कि बस लास्ट में तो ऊपर वाले की कृपा से बस निकल गई। उसके बाद फिर हमने गाड़ी को रोका, 1-1.5 किलोमीटर बाद बंद नहीं किया, कहीं पानी हमें नहीं दिखा। उसके बाद फिर एयर फिल्टर को चेक किया कि एयर फिल्टर में तो पानी नहीं गया है, और उसके बाद फिर हम चल पड़े। तो चलिए, अब जो टोल की महाभारत है, जो टोलों की बरसात है, ये करनाल से स्टार्ट हो जाती है। करनाल से तक कुछ ज़्यादा नहीं था, करनाल के बाद से टोल आए तो अभी तीसरा टोल है। इसके बाद हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे अपने पेरीफेरल पे। तो इसको क्रॉस करके उसके बाद चलिए मिलते हैं और बातें तब करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ना 2 प्लेन खड़े हैं जिनमें रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। कभी फ्यूचर में अगर चक्कर लगेगा और टाइम होगा तो इनमें ज़रूर आके विजिट करा के आपको दिखाएंगे। सामने बारिश बहुत अच्छी हो रही है और हम थोड़ी देर बस पेरीफेरल पे चढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं वहाँ कितनी बारिश है, क्या है। बारिश बहुत ज़बरदस्त है, जाते में भी मिली है पानीपत और कुरुक्षेत्र के आसपास, और आते में अब यहाँ पे। तो हम ईस्टर्न पेरीफेरल पे चल रहे थे और काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब हमें थोड़े ही टाइम में यमुना एक्सप्रेस वे आने वाला है नीचे। और मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई कि ये ईस्टर्न पेरीफेरल भी बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे है और यमुना एक्सप्रेस वे भी बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे है। ये दोनों एक्सप्रेस वे सिटी की काफ़ी क्राउड को, भीड़ को, ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाए गए। और इस एक्सप्रेस वे से उस एक्सप्रेस वे पे कोई इन्होंने कट नहीं दिया। यानी बंदे को अगर यमुना एक्सप्रेस वे पे जाना है तो पीछे उतरेगा, कई किलोमीटर चलेगा, भीड़, ट्रैफिक, सब चीज़ देखेगा। सिटी के लोग भी परेशान होंगे और जो अपनी व्हीकल वाला है वो भी परेशान होगा। बट ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि इन्होंने यहाँ पे कट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये कट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर ये कट बन जाता तो काफ़ी ट्रैफिक्स को बहुत सारा फ़ायदा होता, टाइम का, पैसे की, डीजल की बचत, पेट्रोल की बचत। तो उस वजह से मेरे हिसाब से बनना चाहिए था और बहुत पहले इनको सोच के और ये बना देना चाहिए था। तो आगे आ रहा है, हम आपको दिखाएंगे, उसमें कोई कट नहीं है।
और लेफ्ट में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे सामने आने ही वाला है और उसके बाद रेस ट्रैक वगैरह वो सब कुछ है, वो हम आपको ऊपर से दिखाएंगे। वैसे सबने देखा होगा, लेकिन कोई नया बंदा होगा तो वो देख लेगा। और ये लेफ्ट वाला जो एरिया है, इससे आगे मतलब इधर की साइड में जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो है। तो अब सामने जो फ्लाईओवर आ रहा है ये यमुना एक्सप्रेसवे पे है, यानी यहाँ पे कोई कट नहीं है। और ये बात मैं जब भी आता हूँ तभी मुझे सोचता हूँ कि प्लानिंग वालों ने सोचा तो सही, चलिए कोई साइन में से एक दूसरे से बाद में बना होगा, लेकिन जो बाद में बना है कम से कम उस पर तो होता। मेरे हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे पे तो है, ये प्रपोज तो पहला था, लेकिन शायद कह रहा हूँ मैं, बना बाद में है। तो इस पर तो ये जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी जब हो सकता था इजीली। ये सारा इंस्टीट्यूशनल एरिया है एक्सप्रेसवे के साथ साथ, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ। और लेफ्ट में भी हम देखेंगे तो लेफ्ट में आपको ऊपर से रेस ट्रैक दिखेगा। यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो सामने आपको दिख रही है। सामने इधर के सामने नोएडा गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसके पीछे GBU है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। और इधर सामने हम देखेंगे तो ये एक्सप्रेसवे रह गया, आपको दिख रहा होगा। और सामने अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे है F1 रेस ट्रैक जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर बना है, जिसमें 1-2 रेस वगैरह भी होनी है, कुछ इवेंट वगैरह होते हैं। तो ये है बिल्कुल, ये क्यों अब इसकी बहुत अच्छी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही कम दूरी पे है। और अब हम चल रहे हैं, अब थोड़ा सा ट्रैफिक नहीं है और मेरे साथ जो वीडियो बनाने वाला दूसरा बंदा है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। और थोड़ा सा पहुँच के अब हम जब एग्ज़िट करेंगे उसके बाद ही थोड़ी सी आपको डिटेल्स देंगे। और चलिए मिलते हैं। तो अभी सामने यमुना के ब्रिज पे हम चढ़ रहे हैं, ये यमुना नदी पे बनाया हुआ है और बहुत ही ऊंचा है। यहाँ से हम खड़े होकर अगर नीचे देखते तो काफ़ी नीचा है, बहुत सारी मिट्टी डली है, बहुत सारा ऊंचा बनाया गया है क्योंकि सेफ्टी के पर्पज़ से बनाया गया है। तो काफ़ी ऊंचा है क्योंकि कभी पानी वानी बाढ़ आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। और हम इस पर अब आपको यमुना नदी का नज़ारा दिखाते हैं। और अब हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आने वाली है। डेस्टिनेशन तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इन भाइयों को मुझे मोहना छोड़ के आना है और उससे पहले हम यहाँ से उतरेंगे तो अपनी डेस्टिनेशन क्या अपना मतलब कट आने वाला है। इसके बाद हम एक्सप्रेसवे से उतर जाएंगे और यहाँ पे छोटा सा इंडिया गेट बना हुआ है, जैसा आप देखेंगे। इस पर आप देखेंगे तो जगह जगह आपको अलग अलग तरह इस तरह के चिन्ह बने हुए हैं। हाईवे के पास में भोले जी का मंदिर है जो अटाली और अरुआ गांव में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बहुत ज़्यादा श्रद्धा लोग रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, आते जाते हैं। तो अब हमारा एक्सप्रेसवे पे ख़त्म होने वाला है, उतरने वाले हम। अब हम एक्सप्रेसवे से उतर के और मोहना की साइड में चल दिए हैं। और यहाँ पे भी ये रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। परली साइड हमारा रोड तो काफ़ी ख़राब हो गया क्योंकि उसको चौड़ाने के चक्कर में और सारे पेड़ साइड से काट दिए हैं, बिल्कुल बेकार हो गया वहाँ। तो यहाँ पे अभी भी हरियाली बनी हुई है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी लगभग हम छायसे की जो नहर है, पक्की नहर, उस पर आ गए हैं। इसके बाद अब भाइयों को छोड़ के पल्ली तरफ से हो सकता है प्लान बनाएंगे कि डीजल टॉपअप करवा के ले चलें, यानी टंकी फुल करा के ले चलें, या फिर दोबारा कोई काम लगे तो तब आएँ। चलिए तो फिर अब मिलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी मैं फ़िलहाल वीडियो को क्लोज करता हूँ।